आज के इस वीडियो में हम पूरे दिल्ली सल्तनत से जो रेलवे द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें कवर करेंगे। तो अगर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप किसी और भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब भी ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि दिल्ली सल्तनत से कहाँ से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आपको ये पूरी वीडियो को एंड तक देखना है और सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, ताकि आपको पता चल सके कि एग्जामिनर दिल्ली सल्तनत से कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। तो इससे पहले मैंने पूरे दिल्ली सल्तनत को पढ़ा दिया है। अगर आपने वो वीडियोस को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर मध्यकालीन इतिहास की प्लेलिस्ट में आप पूरे दिल्ली सल्तनत को पढ़ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम पूरे दिल्ली सल्तनत से जो भी रिसेंटली रेलवे द्वारा प्रश्न पूछे गए हैं वो पढ़ेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। अपडेट स्टडी विथ ट्रिक, अब होगी पढ़ाई फ्री। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न है कि दास वंश की स्थापना किसने की थी। तो दास वंश की स्थापना किसने की थी बताइए। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश की स्थापना की थी। तो एक बार हम देख लेते हैं। तो जो दिल्ली सल्तनत है इसके अंतर्गत आपको जैसा कि मैंने बताया था कि 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के इतिहास का अध्ययन किया जाता है। और इस 320 वर्षों के इतिहास में 5 राजवंशों ने शासन किया था, जिसमें से सबसे पहला वंश था गुलाम वंश, जिसे दास वंश कहा जाता है। यह यहाँ पर पूछा गया है। तो दास वंश का शासन 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक रहा था। आगे फिर खिलजी वंश आया। खिलजी वंश के बाद तुगलक वंश, तुगलक वंश के बाद सैयद वंश और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। तो गुलाम वंश की बात चल रही है तो थोड़ा गुलाम वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इस वंश को गुलाम वंश या दास वंश क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वंश के संस्थापक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। ये मैंने पूरा डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है। यहाँ पर तो गुलाम वंश की बात चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ आपको कि गुलाम वंश को गुलाम वंश क्यों कहा जाता है। क्योंकि जो इस वंश का संस्थापक है कुतुबुद्दीन ऐबक, ये मोहम्मद गोरी का गुलाम था। बाद में मोहम्मद गोरी वापस चला जाता है और अपना साम्राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप देता है, इसीलिए इसे गुलाम वंश कहा गया। और कुछ विद्वानों ने गुलाम वंश को मामलुक वंश भी कहा है। मामलुक वंश का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता की गुलाम संतान। और ये आगे जितने भी गुलाम वंश के शासक हैं उनके नाम हैं, एक बार आप देख लेना। तो अगला प्रश्न है कि इसमें से किसके द्वारा दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली को संस्थागत रूप से लागू किया गया था। तो इक्ता प्रणाली के बारे में आपको मैंने बताया था। तो बताइए दिल्ली सल्तनत में इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने की थी। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है इल्तुतमिश। तो इक्ता प्रणाली क्या है ये मैंने आपको बताया था ना। तो इसमें क्या करते थे कि जो वेतन था ना, जो उच्च सैनिकों को वेतन दिया जाता था, वो धन की जगह पर उन्हें भूमि प्रदान कर दी जाती थी। मतलब कि वेतन के रूप में उन्हें पैसे यानी कि धन नहीं दिया जाता था, बल्कि उसके बदले में भूमि प्रदान कर दी जाती थी। इसी को इक्ता प्रणाली कहा गया था। तो जो इल्तुतमिश था ना, इसने सल्तनत काल के 3 महत्वपूर्ण अंगों का गठन किया था, इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली। तो इक्ता प्रणाली जैसे कि प्रश्न पूछा गया तो धन के स्थान पर वेतन के रूप में भूमि प्रदान करना, इसे इक्ता प्रणाली कहा गया। तो सेना में क्या किया था? तो इल्तुतमिश ने 40 तुर्क सरदारों का एक सलाहकार परिषद बनाया था, जिसे तुर्क के चिहलमानी या दल चालीसा के नाम से जाना जाता था। और मुद्रा प्रणाली में क्या किया था? तो इसने 2 प्रकार की मुद्राएं चलाई थी, टंका और जीतल। टंका यानी कि यह चांदी का सिक्का होता था और जीतल ये तांबे का सिक्का होता था। तो इसने सल्तनत काल में 3 महत्वपूर्ण अंगों का गठन किया था, इक्ता, सेना और मुद्रा प्रणाली। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसकी मृत्यु चौगान खेल खेलने के दौरान हुई थी। चौगान यानी कि पोलो खेल। तो चौगान खेल खेलने के दौरान किस शासक की मृत्यु हो गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो 1210 ईस्वी में लाहौर में चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद जो इसका पुत्र था आराम शाह, वो लाहौर की गद्दी पर बैठ जाता है और ये एक अयोग्य शासक होता है जो कि केवल 8 महीनों तक ही शासन कर पाता है। और इसके बाद अगला शासक बन जाता है इल्तुतमिश, जो कि मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, इसी की मृत्यु चौगान का खेल खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण हो गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि डैश ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी। तो नौरोज नामक फारसी त्यौहार की भारत में शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, गियासुद्दीन बलबन ने। तो गियासुद्दीन बलबन ने नौरोज नामक प्रसिद्ध फारसी त्यौहार की शुरुआत की थी, जिसे फारसी में नया साल भी कहा जाता है। और यह मुख्यतः ईरानियों द्वारा दुनिया भर में मनाया जाता है और यह मूलतः प्रकृति प्रेम का उत्सव है। तो बलबन के बारे में देख लेते हैं। तो बलबन भी गुलाम वंश का ही शासक था। तो बलबन ईरान का रहने वाला था और उसने अपने दरबार का गठन ईरानी परंपरा के अनुसार किया था। और इसने ईरानी त्यौहार नवरोज को मनाना शुरू किया और अपने दरबार में सजदा और पैबोस की परंपरा भी शुरू की। ये भी अभी आगे पूछा जाएगा कि सजदा की शुरुआत किसने की थी।
सजदा यानी कि सर झुकाना, पैबोस यानी कि पैरों को चूमना। तो इसी ने सजदा और पैबोस की शुरुआत की थी। किसने? बलबन ने। इसने अपने आप को पृथ्वी पर नियावते खुदाई और जिले अल्लाह बताया। नियावते खुदाई मतलब कि ईश्वर का प्रतिनिधि, जिले अल्लाह मतलब कि ईश्वर की छाया। तो इसने अपने आप को ईश्वर की छाया बताया, इसीलिए इसने सजदा और पैबोस की परंपरा प्रारंभ की थी। ये बहुत बार पूछा गया है। और इसने रक्त एवं लोह की नीति अपनाई, अर्थात आक्रमण की नीति को अपनाया। और बलबन ने दल चालीसा को समाप्त कर दिया। जो हमने पढ़ा था ना कि इल्तुतमिश ने दल चालीसा की शुरुआत की थी, उसी दल चालीसा को बलबन ने खत्म कर दिया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो दिल्ली सल्तनत के जो वंश हैं उनका सही क्रम क्या है? तो इसमें से सही जवाब है ऑप्शन बी। तो सबसे पहले है गुलाम वंश, गुलाम वंश के बाद आएगा खिलजी, खिलजी के बाद आएगा तुगलक और तुगलक के बाद आएगा लोधी। तो इसमें से ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है कि डैश के बीच की अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत का अवधि काल कौन सा है? तो 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक के शासनकाल को दिल्ली सल्तनत काल कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। तो रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी और ये 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासिका बनी और दिल्ली सल्तनत की ये प्रथम और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। पर्दा प्रथा को त्याग कर रजिया पुरुषों की तरह कुबा यानी कि कोट पहनकर और कुल्हा टोपी पहनकर राज दरबार में आने लगी और शासिका बनने के बाद उसने उम्दत उल निस्वा की उपाधि धारण की थी। किसने? रजिया सुल्तान ने। तो इम्पोर्टेंट क्या है कि जो रजिया सुल्तान है ये दिल्ली सल्तनत की पहली और अंतिम मुस्लिम महिला शासिका थी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया डैश राजवंश से संबंधित हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक और रजिया दोनों गुलाम वंश को मैंने आपको बताया था कि मामलुक वंश भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का प्रथम शासक था, यानी कि खिलजी वंश की शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने ही खिलजी वंश की शुरुआत की थी। तो दिल्ली सल्तनत में खिलजियों का शासनकाल सबसे कम समय तक था और खिलजी तुर्कों के 64 नस्लों में से एक थे, लेकिन ये निम्न वर्ग के तुर्क थे। और खिलजी वंश की स्थापना 13 जून 1290 ईस्वी को जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने गुलाम वंश के आखिरी शासक क्यूमर्श की हत्या करके की थी। तो इसकी शुरुआत किसने की? जलालुद्दीन खिलजी ने। जलालुद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बना अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के बाद अगला शासक बना शिहाबुद्दीन खिलजी और शिहाबुद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और इस वंश का आखिरी शासक बना नसीरुद्दीन खुसवर शाह। तो ये मैंने डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, अगर आपने वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा। तो उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। एक प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता डैश का मूल निवासी था। तो इब्न बतूता कहाँ का मूल निवासी था? तो ये मोरक्को का मूल निवासी था। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री, विद्वान तथा लेखक था। उत्तरी अफ्रीका के मोरक्को प्रदेश के प्रसिद्ध नगर तांजियार में 24 फरवरी 1304 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था और इसका पूरा नाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इब्न बतूता था और इसने लगभग 75,000 मील की यात्रा तय की थी और अपनी यात्रा के दौरान ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1333 ईस्वी में भारत आया था। किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और सुल्तान ने इसका स्वागत किया था और इसे दिल्ली का काजी भी नियुक्त कर दिया था। और इब्न बतूता की एक प्रसिद्ध पुस्तक है रेहला। तो रेहला में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। और वर्ष 1342 ईस्वी में इब्न बतूता सुल्तान के राजदूत की हैसियत से चीनी शासक तैमूर के दरबार में भी गया था। तो इतना कुछ इब्न बतूता से इंपॉर्टेंट बनता है। उसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? तो सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया दिल्ली सल्तनत में? तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विस्तार देखा गया। तो इतिहासकारों के मत से 1206 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक भारत पर 5 वंशों ने शासन किया था, जिसे हम दिल्ली सल्तनत काल कहते हैं। तो इसी दिल्ली सल्तनत काल में मोहम्मद बिन तुगलक ने 26 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया था और इसके शासनकाल के दौरान दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक भौगोलिक विस्तार हुआ, जिसमें लगभग पूरा भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था। तो इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब क्या है? मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो किस सम्राट ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो किसने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? आप देख ही रहे हैं कि कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजधानी थी ना, ये दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न देखते हैं। तो आगरा शहर को किसने बनाया था? तो आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है।
तो लोदी वंश की स्थापना बहलोल लोदी ने की थी। सिकंदर लोदी शासक बना था। तो 1504 ईस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर बसाया था और 1506 ईस्वी में इसने अपनी राजधानी भी आगरा को ही बना लिया था। तो 1506 ईस्वी में इसने राजधानी दिल्ली से आगरा स्थानांतरित कर दी थी। किसने? सिकंदर लोदी ने। अगला प्रश्न है कि डैश लोदी वंश का संस्थापक था। तो लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, बहलोल लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश है लोदी वंश और इसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की थी और इस वंश का शासनकाल 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा था। तो एक बार लोदी वंश के बारे में देख लेते हैं। तो लोदी वंश की शुरुआत बहलोल लोदी ने की थी। बहलोल लोदी के बाद जो इसका अगला शासक बना था ये सिकंदर लोदी था और सिकंदर लोदी के बाद जो इसका अगला शासक बना था वो था इब्राहिम लोदी। तो 3 इसके प्रमुख शासक थे, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। तो इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में डैश द्वारा मारा गया था। तो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 ईस्वी में, किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। तो इसमें मारा कौन गया था? इब्राहिम लोदी मारा गया था और किसके द्वारा मारा गया? तो बाबर के द्वारा ये मारा गया। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। तो इब्राहिम लोदी लोदी वंश का अंतिम शासक था और मुगल शासक बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पराजित किया तथा इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा गया और दिल्ली सल्तनत का अंत हुआ और यहीं से मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। तो यहीं पर दिल्ली सल्तनत खत्म हो गया और मुगल साम्राज्य की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है कि कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि यह दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद किसे माना जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। तो जो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद है ये भारत में इस्लामी पद्धति पर निर्मित प्रथम मस्जिद मानी जाती है और जो इसका निर्माण है ये गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। 1195 ईस्वी से लेकर 1199 ईस्वी के मध्य में इसका निर्माण करवाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण भी करवाया था। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा निर्मित करवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा ये भी एक मस्जिद है, इसका निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही करवाया था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर में 2.5 दिन के झोपड़े नामक मस्जिद का निर्माण करवाया था। किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और ये मस्जिद है कहाँ पर? अजमेर में। तो अगला प्रश्न है कि भारतीय इस्लामी शिल्पकला जो कुतुब मीनार एवं अलाई दरवाजा जैसे स्मारकों में दृष्टिगोचर है भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारत के किस युग से संबंधित है? तो हम पढ़ ही रहे हैं दिल्ली सल्तनत काल के बारे में। तो दिल्ली सल्तनत काल में ही कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, कुव्वत इस्लाम मस्जिद इन सब का निर्माण करवाया गया था। तो एक बार हम जितनी भी प्रमुख इमारतें हैं ना जिनका निर्माण दिल्ली सल्तनत काल में करवाया गया है और इनसे एग्जाम में भर भर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक बार में हम सबको देख लेते हैं। तो सबसे पहले है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा करवाया गया था और इसका निर्माण 27 हिंदू एवं जैन मंदिरों की सामग्री से किया गया था और ये दिल्ली की पहली इस्लामी इमारत है। तो जो इसका निर्माण करवाया गया था ना कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का, तो 27 हिंदू और जैन मंदिरों को नष्ट करके कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया गया था। किसने करवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। आगे है 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था जो कि अजमेर में है। तो 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद एक संस्कृत विद्यालय को तोड़वाकर इसका निर्माण करवाया गया था। उसके बाद है कुतुब मीनार। तो कुतुब मीनार आपको पता ही है दिल्ली में है, इसका निर्माण भी कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। तो जो कुतुब मीनार है ना इसकी शुरुआत तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाई थी पर इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया और जो इसका नाम है ना कुतुब मीनार, इसका नाम सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर रखा गया है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम पर नहीं रखा बल्कि सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार का नाम रखा गया है। तो जो कुतुब मीनार है यह मूल रूप में 4 मंजिला लाल पत्थर की इमारत थी, परंतु फिरोज शाह तुगलक के समय क्या हुआ कि कुतुब मीनार के शीर्ष पर बिजली गिरने के कारण जो इसकी चौथी मंजिल थी ना वो ध्वस्त हो गई, नष्ट हो गई। तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण भी करवाया जो कि ध्वस्त हो गई थी और उसके ऊपर एक और 5वीं मंजिल का निर्माण भी किसने करवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। तो कुतुब मीनार बनने में 3 शासकों का हाथ रहा है। किसका? कुतुबुद्दीन ऐबक का, इल्तुतमिश का और फिरोज शाह तुगलक का। तीनों का नाम आप याद रखना। उसके बाद है सीरी का किला। तो सीरी का किला कहाँ पर है? ये दिल्ली में है और इसका निर्माण किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने सीरी के किले का निर्माण करवाया था। तो मंगोलों से दिल्ली की रक्षा के लिए इसका निर्माण करवाया गया था सीरी के किले का। उसके बाद है अलाई दरवाजा। तो अलाई दरवाजा भी दिल्ली में है और अलाउद्दीन खिलजी ने ही अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। तो सल्तनत काल की ये पहली इमारत है जिसमें संगमरमर का प्रयोग हुआ था। कौन सी? अलाई दरवाजा। उसके बाद है जमायते खाना मस्जिद, ये भी दिल्ली में है। तो अलाउद्दीन खिलजी के समय खिज्र खां के द्वारा जमायते खाना मस्जिद बनवाई गई थी और सल्तनत काल की ये पहली इमारत है
जो कि शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित है। कौन सी? जमायत खाना मस्जिद। उसके बाद है 56 कोट, ये भी दिल्ली में है और गयासुद्दीन तुगलक के द्वारा 56 कोट महल का निर्माण करवाया गया था। तो ये गयासुद्दीन तुगलक का महल था और ये सुनहरी ईंटों से बना था। उसके बाद है गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा, ये भी दिल्ली में है और ये मकबरा झील के मध्य निर्मित किया गया है। तो गयासुद्दीन तुगलक का मकबरा कहाँ पर है? दिल्ली में है। उसके बाद है सिकंदर लोदी का मकबरा, ये भी दिल्ली में है और ये भारत का पहला मकबरा है जिसमें दोहरे गुंबद का निर्माण किया गया है। उसके बाद आखिर में है मोट की मस्जिद, ये भी दिल्ली में है और सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुआ के द्वारा ये बनवाई गई थी मोट की मस्जिद। उसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो बताइए कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया था? तो इसका सही जवाब है फिरोज शाह तुगलक ने। हमने पढ़ा था ना कि बिजली गिर जाने के कारण चौथी मंजिल ध्वस्त हो गई थी, तो फिरोज शाह तुगलक ने चौथी मंजिल का निर्माण भी करवाया और उसके ऊपर एक और 5वीं मंजिल का निर्माण भी फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अजमेर इनमें से किस सूफी संत से संबंधित है? तो अजमेर किससे संबंधित है? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से संबंधित है। और अजमेर में आपको पता ही है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी है अजमेर में। तो 13वीं सदी के सूफी संत और दार्शनिक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। और कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर है? तो ये अजमेर में है। और जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे ये सन 1192 ईस्वी में मोहम्मद गौरी के साथ भारत आए थे और इन्होंने ही चिश्तिया परंपरा की नींव डाली थी और इन्होंने हिंदू रीति रिवाजों को भी अपनाया जिसमें ईश्वर प्रेम और मानव सेवा उनके प्रमुख सिद्धांत थे। किनके? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के। तो इनकी दरगाह कहाँ पर है? इनकी दरगाह अजमेर में है। अगला प्रश्न है कि संत कबीर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो कबीर का जन्म हुआ था बनारस यानी कि वाराणसी में। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो संत कबीर का जन्म 1440 ईस्वी में, जो कि विवादग्रस्त है, यानी कि कईयों का मानना है कि 1440 ईस्वी में कबीर का जन्म नहीं हुआ, पर ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि 1440 ईस्वी में कबीर का जन्म हुआ था। तो आपको इनका जन्म नहीं याद रखना, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि 1440 ईस्वी में इनका जन्म उत्तर प्रदेश के हुआ कहाँ पर था? तो हुआ कहाँ पर था? तो वाराणसी के पास लहरतारा में इनका जन्म हुआ था। और जो कबीर की वाणी है इसका संकलन बीजक कहलाता है। तो बीजक किसकी वाणियों का संकलन है? तो कबीर की वाणियों का संकलन है जिसमें साखी, शबद और रामायणी संकलित है। और कबीर दास की जो मृत्यु हुई है ये 1518 ईस्वी में मगहर, जिसे अब संत कबीर नगर कहा जाता है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई है। तो संत कबीर का जन्म वाराणसी में हुआ था। तो अगला प्रश्न है कि भारत में सिजदा यानी कि सजदा, इसकी प्रथा किसने शुरू की थी? तो मैंने आपको पीछे बताया था कि बलबन ने सजदा की प्रथा शुरू की थी। तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी गयासुद्दीन बलबन। तो सिजदा और पैबोस प्रथा गयासुद्दीन बलबन ने शुरू की थी। सजदा का अर्थ है झुककर सुल्तान के चरणों में सलाम करना तथा पैबोस का अर्थ है सुल्तान के पैरों को चूमना। तो इसके बाद जो ये प्रथा है आगे चलती रही और इस अमानवीय प्रथाओं का जो अंत किया वो मुगल बादशाह अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। उसके बाद आगे देखते हैं, तो दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान किस राजवंश से संबंधित है? तो रजिया सुल्तान बताइए किस राजवंश से संबंधित है? तो आपको पता ही है दास राजवंश, जिसे गुलाम वंश या मामलूक वंश भी कहते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? तो बताइए। तो इसका सही जवाब क्या है? तो सबसे पहले महमूद गजनी या महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था। महमूद गजनी के बाद मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गोरी के बाद चंगेज खां और चंगेज खां के बाद तैमूर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले गजनी, उसके बाद गौरी, फिर चंगेज खां, उसके बाद आखिर में तैमूर। आज का आखिरी प्रश्न है कि अल बरूनी ने अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, जिसे मिन मकाला भी कहा जाता है, ये किस भाषा में लिखी थी? तो अल बरूनी ने किताबुल हिंद को किस भाषा में लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। तो किताबुल हिंद ग्रंथ के लेखक अल बरूनी हैं और ये अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक है। और यह पुस्तक 11वीं शताब्दी की भारतीय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जानकारी का प्रमुख स्रोत है। और अल बरूनी प्रथम मुस्लिम था जिसने संस्कृत सीखा तथा गीता एवं पुराणों का भी अध्ययन किया और अल बरूनी गीता से बहुत प्रभावित था। तो ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि किताबुल हिंद ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अल बरूनी के द्वारा लिखा गया है। और किस भाषा में लिखा गया है? तो ये अरबी भाषा में लिखा गया है। तो आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है। कैसी लगी है वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। धन्यवाद।